कल्चर क्या बोलेंगे, लाख है ना। लाख का जो कीट होता है लेक, उसको उसका जूलॉजिकल नेम लेकिफेरा लेका, या उसको बोलते हैं टेकार्डिया लेका। ठीक है, तो जो लाख प्रोड्यूस करने वाला हम बोलेंगे उसको। वैसे भी देखो, इकोनॉमिक जूलॉजी भले ही डिटेल मत पढ़ो, बट अपने को अर्थ्रोपोडा है, और अर्थ्रोपोडा में सारे कीट के बारे में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आगे वही पढ़ाऊंगी मैं। तो अपने को थोड़ा थोड़ा तो पता होना वैसे भी जरूरी है। ठीक है, लेकिफेरा लेका मतलब लाख का कीट है, और ये हम फिर से बोलेंगे फिग फैमिली प्लांट, यानी अंजीर कुल के जो पौधे होते हैं उसके ऊपर ये परजीवी है ना। मतलब टहनियों के ऊपर रहता है, पौधों के ऊपर परजीवी है, और टहनियों का रस वगैरह सक करता है, या पत्तियों का, तो ये परजीवी रहता है। ये कॉलोनियल इंसेक्ट होता है, और इनमें फीमेल जो रहती है उसके पास पंख नहीं होते, मेल के पास होते हैं। इनमें फीमेल विंगलेस होती है। ठीक, बस छोटे छोटे कल्चर है, फटाफट देखो। तो हम ये बोलेंगे कि जैसे अब हमने इनको पाला, तो पेड़ लगे हुए बहुत सारे फिग फैमिली के, टहनी के ऊपर ऐसी बहुत ही सारी ये फीमेल्स हैं, क्योंकि मेल के पास तो पंख है ना, तो वो तो उड़ जाएंगे। फीमेल हमेशा किसके, टहनी के ऊपर रहती है, और अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि वो उड़ नहीं सकती है, तो वो लगातार एक द्रव स्रावित करती है, यही लाख होता है। द्रव हवा के संपर्क में आने फिर कैसा कड़क हो जाएगा वो। अच्छा, ये अपन ने जैसे पढ़ा कि सिल्क तो वो अपने चारों तरफ लपेटता है ना, लेकिन ये टहनी के चारों तरफ ऐसे लपेटती जाती है, यही लाख रहता है ना। ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता है, इसको क्रस्ट बोलते हैं। और ऐसा पेड़ों, पूरे पेड़ के ऊपर ऐसे क्रस्ट बनते जाते हैं, और उसके अंदर वो अपने आप को सुरक्षित रखती है। ठीक, अच्छा, अब वो चैप्टर ही वैसा है, चैप्टर ही ऐसा है, बड़ा अजीब सा। हाँ देखो, अब तो फीमेल अपने आप को इसी के अंदर सुरक्षित करेगी। अब लाख का जो नेचर रहता है, लाख तो सबने देखा कड़क है, वो चूड़ियां वगैरह बनती है ना, गिरने पे फूट जाता है, तो लाख का नेचर प्रोटीन नहीं बोलेंगे, वो रेजिन होता है, रेजिन प्रकृति का। और लाख ग्रंथि उनके त्वचा पे ही होती है, तो उसको हम बोलेंगे जो लेग ग्लैंड होती है, ये मॉडिफाइड इंटेग्यूमेंट्री ग्लैंड। इंटेग्यूमेंट्री मतलब मॉडिफाइड त्वचीय ग्रंथि रहती है। ठीक है, अब जैसे वो लाख लगातार सिक्रीट कर रही है और अपने आप को उसके अंदर सुरक्षित रख रही है, भीड़ ना बढ़े इसलिए वो टहनी के ऊपर आगे आगे खसकती जाती है मेंबर, और चारों तरफ क्या बनाती जाती है, लाख। अब जब हमें जब समझ में आता है कि वो पूरी टहनी लाख से भर गई है ना, तो जब वो पूरी भरेगी तो उसके पहले ही एक दूसरी टहनी बांध देंगे, तो जितनी भी फीमेल रहती है वो दूसरे टहनी के ऊपर नया लाख स्रावित करना शुरू करती है, पुरानी वाली टहनी को काट के अलग कर लेंगे, है ना। अब ये ऐसा बहुत सारी टहनियों को इकट्ठा कर लेते हैं, जो काय से भरी हुई रहती है, लाख से। अब इसको क्रश करेंगे, ये तो कच्चा लाख है, मतलब इसको भी यूज नहीं कर सकते, तो इसको स्टिक लेग बोलेंगे। अभी तो ये कच्चा लाख है। अब इसको वो पूरी जो लकड़ियां रहती है जिसके ऊपर लाख रहता है, उसको पूरा अंदर मशीन वगैरह में डाल के क्रश कर लेते हैं और छानते हैं। उसके बाद दो तरह का लाख मिलता है, एक को बोलते हैं पाउडर्ड, एक तो नीचे मिलेगा छलनी के, उसको डस्ट लेग बोलते हैं, और एक ऊपर की तरफ अपने को ग्रेनुलर, उसको बोलते हैं शेलेक या सीड लेग। ठीक है, देखो अभी जो बारीक, एकदम बारीक सा हमको लाख मिला है, उसका उपयोग तो करते हैं पेंट्स और वार्निश इंडस्ट्री, पेंट्स बनाने में, वार्निशेस बनाने में, बटन इंडस्ट्री, फैंसी बटन्स बनाने में, है ना। और सीड लेग का उपयोग किया जाता है इंसुलेशन कॉइल बनाने में, और पुराने जमाने में ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स बनाने में भी उसका उपयोग करते थे। ठीक है, तो इसका यूज है कमर्शियल स्केल पे, लाख का ऑर्नामेंट्स, गहने बनाने में। आज भी सोने की चूड़िया वगैरह उसके अंदर लाख भरा जाता है, क्योंकि चूड़िया एकदम नरम होती है, शेप मेंटेन करने के लिए, है ना, नेकलेसेस बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए, तो लार्ज स्केल पर कॉस्टली रहती है, काफी कॉस्टली रहती है ना। अब इसको मतलब इंडिया की मोनोपोली है लेग कल्चरिंग में, वर्ल्ड का 75% प्रोडक्शन हम ही करते हैं। ठीक, और हमारा मेजर कॉम्पिटिटर थाईलैंड, बचा हुआ 25%, बाकी जगह हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब इनमें भी, अब इंडिया में बताओ कहाँ कहाँ पे होता है, मतलब सबसे ज्यादा लेग कल्चरिंग कहाँ होता है, रांची, रांची रांची, फिर राजस्थान, एमपी और यूपी, यहाँ पे करते हैं। ठीक, एमपी में लाख कल्चरिंग तो रांची किधर आता है? झारखंड में। चलो, अब तो वहां पे तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है ना। ये लेग कल्चरिंग देखा, शॉर्ट शॉर्ट तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पता होना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम एनसीईआरटी ने एग्जांपल सब दिए हुए, तो उसके उससे संबंधित तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एनिमल किंगडम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है।
अब आगे चलते हैं, एकदम छोटे छोटे कल्चर है। नेक्स्ट पे आते हैं पल कल्चर। हाँ, वार्म क्लाइमेट, थोड़ा गर्म तापमान। अब पल कल्चर पे आएंगे, मोती उद्योग। तो सब नहीं पढ़ा हुआ है कि मोती बनाने वाले मोलस्क होते हैं। अब ये तो सबको पता है ना, सी बायोवॉल्विया, उनमें 2 शेल होती है, वो शेल के अंदर वो एनिमल होता है, ठीक है। देखो अब पल कल्चरिंग पे आते हैं, कैसा बनाएगा। मोलस्क का आगे पढ़ाने वाली हूँ कि मोलस्का में उनके सारे अंगों के चारों तरफ एक झिल्ली होती है, उसको मेंटल बोलते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंगों के चारों तरफ पेरिटोनियम पेरिटोनियम झिल्ली होती है ना, वैसे इनके पास भी झिल्ली होती है, मेंटल बोलते हैं। अंदर सारे इसके अंग रहते हैं, और मेंटल बाहर की तरफ शेल बनाती है। इनमें शेल का बना रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। तो शेल की बहुत सारी परतें होती है। अब पहले तो उसका डिटेल पढ़ाती थी, अभी जरूरत नहीं है। शेल के अलग अलग नाम है, बट सबसे अंदर वाली परत बता देती हूँ। ये सबसे अंदर वाली परत रहती है शेल की, बस ये इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं नेक्रस लेयर, नेक्रस लेयर या पर्ली लेयर बोलते हैं इसको, है ना। तो ये पूरा शेल, और इसका श्रावण किसने किया, मेंटल ने। इतना ठीक है। अब देखो प्रकृति में गलती से भी यदि कोई कण, ये मेंटल ये बताया शेल, और ये क्या बताया, मेंटल, है ना, दिस इज मेंटल। गलती से भी कोई भी पार्टिकल यहाँ बीच में चला जाए, एग्जैक्टली शेल और मेंटल के बीच कहीं भी नहीं, तो वो मेंटल में और नेक्रस लेयर में इरिटेशन करेगा। कोई भी पार्टिकल चला गया, कोई भी पार्टिकल बोलोगे तो इसकी शेल का कोई हिस्सा ही टूट के अंदर चला गया, या सैंड, रेत चली गई, कोई भी फॉरेन पार्टिकल इस अंदर चला गया, तो ये मेंटल और शेल में इरिटेशन करेगा। तो ये अपने आप को बचाने के लिए, इस फॉरेन पार्टिकल से बचाने के लिए, ये मेंटल की लेयर अंदर आ जाएगी, मतलब इन्वेजिनेट बोलते हैं। मेंटल की लेयर वहां से क्या होगी, अंदर धसेगी, और वो कण को भी अंदर खींच लेगी। ये कण अंदर आ गया, है ना। अब जब तक ये इसके शरीर में पड़ा रहेगा ये कण, ये मेंटल का इपिथेलियम इसके चारों तरफ श्रावण करता रहेगा मटेरियल का, ठीक है। और यही दिस इज पर्ल, इसी को मोती बोलते हैं। तो जब तक जितने साल जब तक ये इसके शरीर में पड़ा हुआ है, अपनी सुरक्षा के लिए ये इसके चारों तरफ श्रावण करता रहता है ना। पर्ली लेयर, नेक्रस लेयर को पर्ली लेयर बोलते हैं, क्योंकि ये जो श्रावण पूरा चल रहा है ये नेक्रस लेयर ही करती है। और जितने साल उसके शरीर में पड़ा रहेगा उतने साल वो तो मोती का आकार उतना ही क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अच्छा, अब ये मोती उसके तो किसी काम का नहीं है, उसने तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ऐसा श्रावण शुरू किया था, तो उसके किसी काम का नहीं रहता है। तो किसी भी समय वो उसको शेल में छोड़ के एनिमल बाहर निकल जाता है, और नई शेल फिर से बना लेता है। मोलस का बोलोगे तो शेल तो वो लाइफ लॉन्ग बना सकते हैं। क्लियर है, ठीक। ये मतलब प्राकृतिक तरीके से इस तरह से मोती बनाते हैं मोलस्क। अब हम कैसे करते हैं आर्टिफिशियल पल कल्चर, हम कैसे करते हैं। सबसे ज्यादा पल कल्चरिंग जापान में होता है, हाँ, और वहां पे डाइवर्स होते हैं, गोताखोर। तो जब समुद्र में तूफान और ऐसा नहीं रहता है, तो उनके पीछे जाली लगी हुई रहती है, नेट। और ये पर्ल ऑयस्टर जो होते हैं, नाम सबसे अच्छे क्वालिटी का पर्ल जो बनाता है पिंकटेडा वल्गेरिस। और ये आता है एग्जाम में, क्योंकि मोलस्का में आता है एक्चुअली। पिंकटेडा वल्गेरिस करके एक स्पीशीज है, जीनस स्पीशीज, ये सबसे अच्छी क्वालिटी का पर्ल बनाता है। तो वहां पे जो डाइवर्स होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, उनके पीछे जाली लगी हुई रहती है। और इनके पास ये मोलस्का है, लेकिन इनके पास ऐसे हाथ और पैर कुछ भी विकसित नहीं होते। तो यही रीजन है कि हमेशा सी बॉटम पे मिलते हैं मोती। उत्पन्न करने वाले जो मोलस्क है, वो हमेशा समुद्र के कहाँ मिलते हैं, तल के ऊपर मिलते हैं। तो वो जो गोताखोर होते हैं वो जाली लगी रहती है उनके पीछे, और वो डीप समुद्र के तल तक जाते हैं, ठीक है। और वहां ढूंढ ढूंढ के अपने नेट में इसको इकट्ठा करते हैं, तल से वापस लौट के आते हैं। फिर इनको जो इकट्ठे किए, इनको शेलो वाटर टैंक बोलेंगे। ये जो इकट्ठा किया इनको शेलो वाटर टैंक, मतलब जहाँ पे हमको कल्चरिंग करना है, ऐसे छोटे छोटे तालाब जैसे बना देते हैं। 15-20 दिन उनको उसी पानी में डालते हैं, क्योंकि वो गहरे पानी में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। और अपन उनको उथले पानी में डाल रहे हैं, तो थोड़ा 15-20 दिन उसको उथले पानी में ही छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद उनको बाहर निकालते हैं, और शेल और मेंटल के बीच में, है ना, ग्लास बीड्स बोलते हैं, ऐसे छोटे छोटे प्लास्टिक के या कांच के ऐसे छोटे छोटे बीड्स होते हैं, टुकड़े होते हैं। उसको हम एग्जैक्टली शेल और मेंटल के बीच में डाल देते हैं, ठीक है। शेल और मेंटल के बीच में डालोगे तो मेंटल इपिथेलियम में इरिटेशन होगा,
ठीक, और वो क्या स्रावित करना शुरू कर देगा उसके आसपास मोती। अच्छा, एक छोटे साइज का मोती बनने में कम से कम 4 साल लगते और बड़े साइज का बनने में 7 साल। तो अपन कर रहे हैं ना कल्चरिंग, तो जितना बड़ा रहेगा वो थोड़े 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 स्पेस पे 4-5 जितने भी अंदर आ सकते उतने डालते हैं। क्योंकि एक पार्टिकल डाला तो वो भी 4 साल बनेगा, 5-6 डाले तो भी 4-5 साल में, है ना। जब तक ये रहेंगे जिंदा हम इनको इसी के लिए यूज करते हैं। यानी मोती निकाल लिया, फिर उसमें नए पार्टिकल डाल दिए, फिर उसको फिर से छोड़ दिया। ठीक है, इसी तरीके से हम आर्टिफिशियल पल कल्चरिंग करते हैं, जिसकी कि अपन ने देखा कि जो सच्चे मोती जो होते हैं इस जो बनते हैं उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है, बहुत कॉस्टली रहते हैं वो। ठीक, और आर्टिफिशियल पर्ल कल्चरिंग की टेक्निक डेवलप की थी, ये भी आता था पहले, डेवलप की थी कोकीची मिकीमोटो, उसका नाम है साइंटिस्ट, मिकीमोटो, जापानीज, यस। उसने, वो इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसने सोचा कि प्राकृतिक तरीके से कोई चीज शेल मेंटल के बीच में गई तो वो तो पर्ल बनती है, तो उसने कहा कि मैं ऐसा आर्टिफिशियली करके देखूं। तो ये करते हैं क्या, तो किसी भी तरीके से अंदर पार्टिकल इंट्रोड्यूस करो, वो तो मोती बनाती हैं। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल पर्ल कल्चरिंग की टेक्निक इसने डेवलप की थी, इसलिए इसको फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री। हाँ, हाँ, तो इसमें पूछते हैं, एक तो फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री, दूसरा वो जो मोती बनाया तो उसका संगठन क्या है। शेल ने बनाया ना, शेल काय का बना है, तो वो मोती में कैल्शियम कार्बोनेट तो है, प्लस एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है कोलकाइटिन, बोलते कोलकाइटिन, है ना। एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस और होता है कोन्चियोलिन, तो उससे मोती बनता है। ठीक है, फिर से हमने तो सब आर्टिफिशियल देखे हुए हैं, असली मोती रहता है डायमंड जितना कॉस्टली होता है। बिकता है। ठीक, चलो, दिया एनसीईआरटी। अब दिया तो पता नहीं, ऐसा अजीब अजीब है, लेकिन फिर भी अब देखो कुछ ढंग से भी नहीं दिया है। पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है, मतलब इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बर्ड्स को पालना, यानी जनरली हम पोल्ट्री फार्मिंग में ये बोलते हैं मुर्गी पालन, हिंदी में तो कुक्कुट पालन, है ना। फाउल, फाउल का मतलब होता है मुर्गी। तो सामान्यतः मुर्गी पालन मतलब हम मुर्गी से रेफरेंस रहता है, बट मुर्गी पालन एक ब्रॉड सेंस है जिसमें काफी सारे पक्षी जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, टर्कीज और गीज और डक्स, मतलब रुको, तीतर और बटेर और बतख, जिनको बड़े स्केल पे खाते भी है ना लोग, खाते भी तो है। और और बतख के अंडे वगैरह भी मार्केट में अवेलेबल रहते हैं ना, काफी बड़े रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। तो हम इन इन इनमें से किसी भी हम पक्षी को पाले तो उसको पोल्ट्री फार्मिंग ही बोलते हैं। ठीक है, बट रेस्ट्रिक्टेड सेंस में ज्यादातर हम किसको पालते हैं, फाउल को। क्लियर। तो पोल्ट्री फार्मिंग में उनको, उनकी देखभाल करना, और दो चीजों के लिए हम करते हैं, एक तो एग्स, ठीक है, एंड अदर इज चिकन। दो चीजों के लिए पालेंगे इनको। ठीक। जो बुक्स में लिखा है वो बताती हूँ ना, आगे रुको। तो बुक्स में लिखा है कि इट डजंट रिक्वायर मच मनी, ये शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे वैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत बड़ी जगह की नहीं है। डजंट नीड मच एजुकेशन, तो दैट इज गुड ना। ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती है, और इन्वेस्टमेंट बहुत कम रहता है, बट प्रॉफिट्स बहुत वास्ट होते हैं। ठीक है, बिकॉज चिकन पे सारी इंडस्ट्रीज बेस्ड है। ठीक, देखो अभी। तो अब इंडिया में जब पोल्ट्री फार्मिंग शुरू किया था तो ये प्रॉफिटेबल नहीं था हमारे लिए, क्योंकि हम इंडिया की जो मुर्गियां हैं उनकी एग लेइंग कैपेसिटी कम होती, मतलब पहले एक हैन होती थी, एक साल में कितने एग्स प्रोड्यूस करती थी, 60। तो कमर्शियली ये कम माना जाता है बहुत। एंड सेकेंडली हमारे यहाँ पे उनको ये अपन ने सुना है कि उनको बड़े स्केल पे बीमारियां होती है और वो फैल जाती है, तो उनको थोड़े थोड़े में बीमारी होती है, तो उससे पूरा ही पोल्ट्री फार्म खत्म हो जाता था, तो उसमें प्रॉफिट नहीं, हमको लॉस होता था। उसके बाद बर्ड फ्लू तो सुना ही है ना सबने, कि वो बड़े पैमाने पे फैला, है ना, और उससे कई सारी पोल्ट्री फार्म ही खत्म हो गए थे। तो अभी इनको हम, अब हम इसमें इंडियन ब्रीड लेते हैं जहां पे भी हम पोल्ट्री फार्मिंग, अब हमने एक तो इंडियन ब्रीड को क्रॉस करना शुरू किया विद एक्सोटिक ब्रीड। एक्सोटिक ब्रीड बोलेंगे मतलब फॉरेन की कुछ बहुत अच्छी ब्रीड्स होती है, अपने यहाँ इंडिया में ज्यादातर लेगॉन यूज होती है, तो नाम है बहुत सारे उसके। ठीक है,
ऑस्ट्रेलॉप, ऑर्पिंगटन, असील, घेगस, बसरा, बहुत सारे नाम है उसके, ससेक्स, तो वो सब अपने, न्यू हैम्पशायर, तो अपने को वो सब नाम वाम याद नहीं करना है, ठीक है। चलो, तो कोई अच्छी एक्सोटिक ब्रीड के साथ इंडियन ब्रीड को क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो इससे इनकी एग लेइंग कैपेसिटी बढ़ी। अभी कम से कम 240 से हम कितना बोलते हैं, 300 एग्स एक हैंड प्रोड्यूस करती है। सेकेंडली, जैसे हमारे लिए टीके नए नए खोजे गए, इनके लिए भी बहुत सारे टीके अभी खोजे गए हैं और इनको वैक्सीनेट करते हैं। वैक्सीनेट करने से वो काफी बीमारियों से क्या हो गई है, सुरक्षित। तो अब इन्वेस्टमेंट कम रहते हैं लेकिन प्रॉफिट बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, इसके कारण। अब दो वैल्यूएबल प्रोडक्ट देखे अभी अपन ने जो हम ऑब्टेन करेंगे, एग्स। अच्छा, अब मेडिकली एग्स बोले तो एक उसको संपूर्ण आहार मानते हैं डॉक्टर्स, है ना। जितना हमारी थाली में खाना होता है वो सब कुछ एक अंडे के अंदर होता है। मतलब इसके अंदर सारे बहुत, इट हैज सो मेनी विटामिन, है ना। डी, हाँ, काफी सारे विटामिन है। मिनरल्स, मतलब आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, ऐसे बहुत सारे मिनरल हैं। योग के अंदर फैट, अच्छा वो व्हाइट पार्ट होता है अल्बुमिन, वो प्रोटीन है ना। तो सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट जो ज्यादा चाहिए वो भी इसके अंदर रहते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी रहते हैं। तो इसको कंप्लीट डाइट मानते हैं, ठीक है, कि सब कुछ इसके अंदर मैक्रो और माइक्रो, ज्यादा चाहिए कम चाहिए, वो सारे पोषक तत्व इसके अंदर होते हैं। तो कमर्शियली एग्स को एज फूड यूज किया, और बेकिंग इंडस्ट्री, बेकरीज वगैरह इसके ऊपर ही बेस्ड होती है। तो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सेकेंडली चिकन, हाँ, मतलब इसके ऊपर कितनी इंडस्ट्रीज बेस्ड है, देखा है ना, इसके ऊपर बहुत इंडस्ट्रीज। और वो जो मुर्गियां होती है, वो जब उनको पालेंगे, जब वो 1-1.5 किलो की होती है, उनकी गर्दन काट देते हैं। तो गर्दन काटने से उनका पूरा ब्लड वगैरह बाहर आ जाता है, फीदर्स रिमूव करके उसको मार्केट में सोल्ड करते हैं, ठीक है। जिस पर कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज बेस्ड है, कॉस्टली तो एक्सपेंसिव रहता है ये सब। केएफसी में, हाँ, केएफसी सही बोल रहे हो, करेक्ट। ठीक, चलो, अब ये कौन सी मुर्गी पालना चाहिए वगैरह ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। सरप्राइजिंगली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके डिसीज के ऊपर, है ना। तो वो ध्यान रखो। भैया बैग कहाँ भर रहा है, बैठ जा। इसको केएफसी जाना है। एक तो बड़े पैमाने पे कौन सी बीमारी फैली थी, बर्ड फ्लू। पर अब जो आता है क्वेश्चन रिपीटेडली, वो सुन लो। इसके कारण जो बीमारी होती है, अब नाम अजीब है, रानीखेत, ये आता है एग्जाम में। या इसको न्यू कैसल डिसीज, अलग अलग नाम से एग्जाम में आ चुका है। ये इसको बोलते हैं न्यू कैसल डिसीज, ठीक। तो वायरस के कारण होने वाली। और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण एक तो पुलोरियम, और एक प्रोटोजुआ के कारण होती है कॉक्सिडोसिस। कई बार वो बीमारियां बोलते हैं कि कौन सी बीमारी मानव से संबंधित नहीं है। जैसे अभी थोड़े साल पहले क्वेश्चन आया था कि बेबेसिया, वो प्रोटोजुआ से होती है, बट वो गाय में होती है, हमको नहीं होती। पर वो नीट में आ गया था, मतलब अब कौन सा कंसेप्ट कहाँ लग जाता है। उन्होंने बेबेसिया, बेबेसिया अपने में नहीं होती है, ठीक है, कैटल्स में होती है, प्रोटोजुआ से होती है। नहीं, ये सब मिल जाएगा मॉड्यूल में, एवरीथिंग यू विल गेट। मॉड्यूल में तो बहुत डिटेल दिया है, पढ़ो, तुमको जितना पढ़ना है, ठीक है। अब सुनो, तो अपना अब इसमें बचा है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स,